जय हिंद साथियों, आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मूल अधिकार। मूल अधिकारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को या फिर भारत में निवासरत हर व्यक्ति को मूल अधिकार उसके जन्म के समय से ही मिल जाता है। उसके जन्म के समय से ही उसे मूल अधिकार मिल जाता है। हमारे देश में, हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यह मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके बारे में चर्चा, मूल अधिकारों के बारे में चर्चा अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक की गई है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 के बारे में। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आती है परिभाषा। किसकी परिभाषा आती है? अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मूल अधिकार की परिभाषा की बात कही गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार से संबंधित बात, यानी उसकी परिभाषा से संबंधित बात जो है वह भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 13 में की गई है और भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार की बात की गई है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है अल्पीकरण। क्या आता है? अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब वह होता है कि भारतीय संसद, हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार केंद्र के द्वारा संसद को है। प्रत्येक राज्य को तो है ही सही, लेकिन उसी के साथ में जो सबसे बड़ा पूरे देश लेवल का कानून बनाना हो तो वो जो है संसद को अधिकार है। तो उसी के अंतर्गत हम बात करें तो अल्पीकरण में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है, संसद जो है, ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे कि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता हो। भारतीय संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है जिससे कि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता हो। जैसे कि मैं बात करूं तो ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं, और उसके बाद में ऐसे कानून को भी वो नहीं ला सकते जो कि आजादी से पहले था। ला सकते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी के मूल अधिकारों को हनन होती है। ऐसा कोई भी कानून ना तो बना सकते हो, ना तुम ला सकते हो, ना ही कोई पुराना उठा सकते हो जिससे कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता हो। ठीक है, मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। अब पूरे मूल अधिकार पढ़ेंगे, उसके बाद पता चलेगा हमें के मूल अधिकार के बारे में क्या बात कही गई। तो अल्पीकरण समझ में आ गया होगा आपको। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बात करें हम तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये होता है कि कानून जो है, भारत का जो कानून है वह राष्ट्रपति, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक, राजा, एक तरह के सम्राट ही से, वो तो राष्ट्रपति होते ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विधि के समक्ष समानता का मतलब ये है कि चाहे वो कितना भी निम्न स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो कितना भी उच्चतम स्तर का व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो निम्न स्तर का हो या वो उच्चतम स्तर का हो, उस व्यक्ति को जो है न्यायालय द्वारा जब उसे पेश किया जाएगा न्यायालय में किसी कारणवश, तो उसके सामने विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान है। क्या है? सभी व्यक्ति समान है। किसी बड़े अधिकारी ने भी अगर कोई क्राइम किया हो तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति ने किसी क्राइम को अंजाम दिया हो, वो सजा उसे मिलनी थी वो भी उसे ही मिलेगी। चाहे प्राइम मिनिस्टर ने कोई क्राइम किया हो उसे भी वही सजा मिलेगी जो आपको, मुझे या फिर हर आम नागरिक को मिलना है या फिर मिलती है। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का मतलब यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, सभी को समान tariके से जो है कानून के समक्ष रखना होगा। फिर आता है विधि के समक्ष समानता हो गया। फिर हम बात करते हैं कानून के समान संरक्षण। क्या बात की गई है? कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत वो आता है कि प्रत्येक, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय को प्रत्येक व्यक्ति के
मूल अधिकार पर ध्यान रखना होगा। कोई ऐसा नियम ना आ जाए जिससे कि उसके मूल अधिकारों का हनन हो। तो जो है कानून को प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकारों का संरक्षण करना होगा। तो वो संरक्षण करता ही है अल्पीकरण के माध्यम से। अगर कोई ऐसा कोई नियम आता है जिससे कि किसी के मूल अधिकारों का हनन होता हो, तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगा देगा संसद को कि आप ऐसा कानून क्यों बना रहे हो, इससे तो नागरिकों के लिए उनके मूल अधिकारों का हनन होगा। तो जो है उसे फटकार लगाने की छूट है। आपके मूल अधिकारों का अगर हनन होता हो तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 भी समझ में आया होगा। फिर हम बात करें अनुच्छेद 14 के बाद में, तो अनुच्छेद 15 आता है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है कि हम किसी भी व्यक्ति की जाति, धर्म, लिंग, वंश या फिर स्थान के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी इंसान के जाति के आधार पर आप इस जाति के हो, आप ये हो, वो हो, इस तरीके से आप किसी भी इंसान के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, राज्य सरकार भी इसको लेकर भेदभाव नहीं कर सकती। लिंग के आधार पर मतलब लड़का हो या लड़की हो, आपको किसी भी प्रकार की वैकेंसी में इनके स्तर को न्यूनतम रखना होगा, मतलब कि समान रखना होगा। समझ रहे हो? उनके स्तर में आप जो है कम ज्यादा नहीं कर सकते हो कि इनको बढ़ा दो इनको कम कर दो। वंश के आधार पर हम किसी को भेदभाव नहीं कर सकते कि वो उस वंश का है, हम तो सिंधिया वंश के हैं, हम तो होलकर वंश के हैं, हम तो पवार वंश के हैं। तो किसी भी इंसान के वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। कानून की नजर में प्रत्येक व्यक्ति समान है। इस अनुच्छेद 15 का मतलब वही है। स्थान के आधार पर भी हम जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। स्थान के आधार पर मतलब प्रत्येक व्यक्ति भारत का है, वह भारत के किसी भी राज्य में जाकर निवास कर सकता है। उसको अपना घर खरीदने का, बनाने का, वहां पर निवास करने का पूरा हक है। वो कहीं भी भारत में जाकर रह सकता है। तत्पश्चात वह भारत का ही व्यक्ति होना चाहिए, किसी और देश का नहीं। उसके लिए फिर अलग नियम है, उसके लिए भी तुम्हें जो है नागरिकता वाले में बताया है। तो हम जो है वंश के आधार पर भी किसी को और स्थान के आधार पर भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति को जो है स्थान के आधार पर भारतवर्ष में कहीं भी रहने का अधिकार है। हम मध्य प्रदेश से हम चाहे तो जम्मू कश्मीर जाकर अपना घर बसा सकते हैं, हम चाहे तो नीचे केरल में जाकर बसा सकते हैं, हम चाहे तो गुजरात जा सकते हैं, हम चाहे तो अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। हमें जहाँ उचित लगे हम भारत के विभिन्न राज्यों में से हम कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 भी आपको समझ आया होगा। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है लोक नियोजन। लोक नियोजन या फिर लोक निर्वाचन, कुछ भी कह सकते हैं। नियोजन, लोक नियोजन के अंतर्गत वो आता है कि कोई व्यक्ति या फिर किसी भी प्रकार की सरकारी योजना निकली हो या फिर किसी एग्जाम के लिए कोई फॉर्म भरा रहा हो, तो सरकार को इसमें निश्चित रूप से ध्यान रखना होगा कि किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं हो और प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी समान हो। आ गया होगा आपको अनुच्छेद 16। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 के बारे में। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है अप्रश्यता। क्या आता है? अप्रश्यता। अप्रश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है अप्रश्यता का मतलब? छुआछूत। छुआछूत ये होता है कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ में उसकी जाति, धर्म, लिंग, वंश और स्थान के आधार पर छुआछूत नहीं कर सकते। स्थान के आधार पर मतलब कैसे? स्थान के आधार पर ऐसे कि अगर कोई व्यक्ति भारत के उत्तरी सीमा यानी कि जम्मू कश्मीर में रहता हो, दक्षिणी सीमा यानी कि केरल में रहता हो, पूर्वी सीमा यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक रहता हो या फिर पश्चिमी सीमा वो चाहे तो गुजरात रहता हो, हम उस व्यक्ति की किसी भी भाषा, लिंग या फिर उसके पहनावे, खाने या किसी भी प्रकार से हम जो है उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई व्यक्ति किसी भी जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बताया गया है। अप्रश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की।
अनुच्छेद 18 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है उपाधियों का अंत। क्या आता है? उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर न्यायालय में उसे पेश किया जा रहा हो तो उसकी उपाधि चाहे जो भी हो, न्यायालय में जाने के पश्चात उसकी उपाधियों का अंत हो जाता है। जब तक कि वह गुनाहगार है तो गुनाहगार साबित नहीं हो जाता, बेगुनाह है तो उसे बेगुनाह साबित नहीं किया जा सकता, तब तक उसे उसकी उपाधियों का अंत किया जाएगा। कैसे? जैसे कि कोई शिक्षा मंत्री है, कोई कृषि मंत्री है, कोई बोल रहा है कि मैं कानून मंत्री हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं गृह मंत्री हूँ, और वो अपनी झाड़ रहा है, उसने कोई क्राइम किया है, न्यायालय में उसके खिलाफ पेशी है और न्यायालय में जाकर खड़ा है। खड़ा होने के पश्चात हुआ ये कि वहां जाकर बता रहा है कि मैं तो वो हूँ, फलाना हूँ, ढिकना हूँ। कुछ नहीं चलेगी बाबा, कुछ भी नहीं चलने वाली वहाँ। उपाधियों का अंत, सिंपल सी भाषा है, आपकी उपाधियों का अंत हो जाएगा। आप न्यायालय में गए हो तो बस 3 लोगों की उपाधियों का अंत नहीं हो सकता है। किसका? अगर कोई सेना से संबंधित है, अगर कोई पुलिस से संबंधित है, या फिर कोई शिक्षा से संबंधित व्यक्ति है, तो उसकी उपाधियों का अंत नहीं होगा। लेकिन इनमें उनके पास प्रमुख पद होना चाहिए, उच्चतम स्तर का पद होना चाहिए। इनकी जो है सेना, पुलिस और शिक्षा से संबंधित व्यक्ति की उपाधियों का अंत नहीं होता है, पश्चात सभी की उपाधियों का अंत हो जाता है, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, राष्ट्रपति महोदय हो या प्रधानमंत्री महोदय हो, होंगे तुम देश के लिए, हमारे लिए तो आप नागरिक हो, आपने गुनाह किया है, आपकी उपाधियों का अंत पहले तो आपको आने से ही हो गया है, आपका गुनाह साबित हो जाता है तो आपको जेल भुगतती है। बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है। तो आपको जो है अनुच्छेद 18 भी समझ आया होगा। तो अभी तक हमने बात करी अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 18 तक। तो मूल अधिकारों के बारे में जो है 12 से 35 तक बताया गया है। 2 के इनकी बात करें, इसमें परिभाषा है, इसमें अल्पीकरण, कोई ऐसा कानून नहीं लाएंगे जिससे कि मूल अधिकारों का हनन होता हो। फिर विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समान संरक्षण, जाति, लिंग 15, 16, 17, 18 जो है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं बहुत ही कम वीडियो में बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि 14 से 18 के बीच में ये मैटर क्या है। तो इस मैटर के अंतर्गत बात करें तो इसमें देखो समानता की बात की गई है, काहे की समानता की बात की गई है। तो इसे हम क्या कहेंगे? समानता का अधिकार कहेंगे। हम इसे क्या कहेंगे? समानता का अधिकार। क्या कहेंगे हम इसे? समानता का अधिकार कहेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 में समानता के अधिकार की बात कही गई है, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। और भी ऐसी वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे डीके एजुकेशन पॉइंट पर। चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, आपको पूरा भारतीय संविधान और भी अन्य क्लासें आपके लिए जो है हम उपलब्ध कराएंगे। तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इसी के साथ में जय साथियों, हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में, एक नए अधिकार के साथ में। आप भारतीय हो, भारत के संविधान को जानो, मूल अधिकार को जानो। मैं आपके लिए बैठा हूँ, आपको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में बताऊंगा। जय हिंद।